ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। चाहे सफर राजशाही से राजपथ तक का हो या फिर शाही सिंहासन से सियासत तक का, इस राह पर चलना आसान नहीं है। आजादी से लेकर अब तक कई राजवंशों ने राजनीति में आने की कोशिश की, लेकिन कुछ को सफलता मिली और कुछ सियासत के दांव पेच में उलझ कर रह गए और वापस अपने अपने महलों की तरफ लौट गए। लेकिन उनमें से एक राजवंश ऐसा भी है जिसकी कई पीढ़ियां आज भी राजनीति में अपना अलग मुकाम रखती हैं, जिनकी रग रग में राजनीति बसती है, जिनके भाषण से जनता खुशी से झूम उठती है और जिसकी 3 पीढ़ियों ने अपने अपने तरीके से राजनीति को कुछ न कुछ दिया है। पॉलिटॉक्स न्यूज के इस पहलू में आज हम बात कर रहे हैं सिंधिया परिवार की। ग्वालियर का ऐसा शाही परिवार जिसने आजादी के बाद अपने महलों में सिर्फ राजनीति को पनपने दिया। इसकी शुरुआत राजमाता विजया राजे सिंधिया से हुई। ग्वालियर से लगातार 8 बार सांसद रही विजया राजे सिंधिया का विवाह ग्वालियर के महाराजा जीवाजीराव सिंधिया से 21 फरवरी 1941 को हुआ था। पति के निधन के बाद वे राजनीति में सक्रिय हुई थी और 1957 से 1991 तक 8 बार ग्वालियर और गुना से सांसद रही। 25 जनवरी 2001 में उन्होंने अंतिम सांस ली। विजया राजे सिंधिया पहले कांग्रेस में थी, लेकिन आपातकाल के बाद जब देशी रियासतों को समाप्त कर उनकी संपत्तियों को सरकारी घोषित कर दिया गया, तब विजया राजे सिंधिया कांग्रेस छोड़ जनसंघ में शामिल हो गई। जीवाजीराव और विजया राजे सिंधिया की 4 बेटियां और 1 पुत्र था। विजया राजे सिंधिया की 2 बड़ी बेटियों का राजनीति से कोई खासा लगाव नहीं था। तीसरे नंबर के उनके बेटे माधवराव सिंधिया भी राजनीति से जुड़े हुए थे और वे लगातार 9 बार सांसद रहे। उनकी चौथी बेटी वसुंधरा राजे भी राजनीति से जुड़ी हुई हैं और 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। फिलहाल बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झालावाड़ से विधायक हैं। उनकी 5वीं बेटी यशोधरा राजे भी राजनीति से जुड़ी हुई हैं। वे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुकी हैं और फिलहाल शिवपुरी से भाजपा विधायक हैं। इस तरह राजमाता विजया राजे के बाद उनके बेटे माधवराव सिंधिया ने भी सियासत में एंट्री की। माधवराव ने 1971 में जनसंघ के टिकट पर गुना से लोकसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस के प्रत्याशी को 1.5 लाख वोटों के अंतर से पटखनी दी। इसके बाद उन्होंने 1977 के आम चुनाव में ग्वालियर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। जनवरी 1980 में देश में आम चुनाव का ऐलान हुआ। जनता पार्टी ने इंदिरा के खिलाफ राजमाता विजया राजे को रायबरेली से चुनाव लड़वाने का ऐलान किया। दूसरी तरफ उस वक्त युवा सोच के माधवराव सिंधिया के कांग्रेस नेता संजय गांधी के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे थे, तो उन्होंने अपनी मां विजया राजे सिंधिया से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने का अपना फैसला बदलने के लिए कहा। लेकिन विजया राजे नहीं मानी और यहीं से मां बेटे के रिश्ते में दरार आ गई। ये रार इतनी बढ़ी कि उसी 1980 के चुनाव में माधवराव ने पूरी तरह से कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन दूसरी ओर विजया राजे रायबरेली में इंदिरा गांधी से चुनाव हार गई। ठीक इसी वक्त देश की राजनीति में एक और नया मोड़ आया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठन हुआ। विजया राजे सिंधिया जनसंघ के खंडहर पर खड़ी की गई इस नई नवेली पार्टी की उपाध्यक्ष बनाई गई। यहाँ से माँ बेटे के रिश्ते में जो कड़वाहट पैदा हुई वो आजीवन बनी रही। यहाँ तक कि विजया राजे सिंधिया अपने इकलौते बेटे माधवराव सिंधिया से इतनी खफा थी कि उन्होंने 1985 में अपने हाथ से लिखी वसीयत में कह दिया था कि मेरा बेटा माधवराव सिंधिया मेरे अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होगा। हालांकि 2001 में जब राजमाता का निधन हुआ तो मुखाग्नि माधवराव सिंधिया ने ही दी थी। 1 जनवरी 1971 को माधवराव सिंधिया के घर एक राजकुमार ने जन्म लिया, जिसका नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया रखा गया। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा दून स्कूल देहरादून से की और बाकी की पढ़ाई के लिए वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। ज्योतिरादित्य के राजनीतिक करियर की शुरुआत 2001 में हुई।
30 सितंबर 2001 को उनके पिता माधवराव सिंधिया की एक हवाई हादसे में मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद गुना लोकसभा सीट खाली हो गई। 18 दिसंबर 2001 को ज्योतिरादित्य सिंधिया औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और अपने पिता के धर्मनिरपेक्ष, उदार और सामाजिक न्याय मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प लिया। 19 जनवरी 2002 को 30 साल की उम्र में ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस की तरफ से गुना सीट से अपना नामांकन भरा और पहली जीत हासिल की। मई 2004 में उन्हें फिर से चुना गया और उन्होंने गुना से जीत दर्ज की। 2007 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल शानदार रहा। 2009 में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से ज्योतिरादित्य को चुना गया और चुनाव जीतकर वे केंद्र सरकार में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री बने। बाद में वह बिजली राज्य मंत्री भी रहे। 2014 से एक बार फिर ज्योतिरादित्य गुना से लोकसभा पहुंचे, लेकिन इस बार केंद्र में मोदी सरकार थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में इतिहास बदल गया और पहली बार सिंधिया परिवार से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद सिंधिया के समर्थकों ने उन पर कांग्रेस राष्ट्रीय पद की मांग करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। उनके समर्थक चाहते थे कि या तो वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाएं या कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब चूंकि सोनिया गांधी को एक बार फिर से CWC की बैठक में सर्वसम्मति से कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष चुन लिया गया है, तो एक बार फिर से उनके समर्थकों ने उनको MP का मुख्यमंत्री बनाने का प्रेशर शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि कर्नाटक और गोवा के बाद भाजपा सुप्रीमो अमित शाह की नजर अब मध्य प्रदेश पर है। उधर शिवराज सिंह चौहान निर्दलीय विधायकों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। कमलनाथ सरकार को बमुश्किल बहुमत मिला हुआ है। ज्योतिरादित्य खेमा उपेक्षा से दुखी है और हाईकमान से लगातार शिकायत कर रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक लगातार बैठकें कर रहे हैं। हाल ही में ज्योतिरादित्य ने दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात भी की थी। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के लिए अमित शाह सहयोग कर सकते हैं। वहीं सिंधिया की दूरभाष पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हुई लंबी वार्ता भी इस बात को हवा दे रही है। खैर, 2002 से 2019 तक लगातार गुना सीट की नुमाइंदगी लोकसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया करते आए हैं। 2019 में ये पहला मौका है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार ने ये तय कर दिया कि 1957 के बाद से पहली बार मध्य प्रदेश सिंधिया परिवार से कोई व्यक्ति संसद में नहीं पहुंचा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।